सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का हमारा ऑनलाइन वीडियो बीए पार्ट तृतीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत के इतिहास में भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित है। कल का हमारा ऑनलाइन वीडियो भारत सरकार अधिनियम 1919 से संबंधित था, जिसके विषय में हमने संक्षिप्त में चर्चा की थी। 1919 का अधिनियम जहां प्रांतों में द्वैध शासन की बात करता है, वहीं 1935 का भारत शासन अधिनियम केंद्र में द्वैध शासन की बात करता है। इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनी व्यवस्थापिका, एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था और प्रांतों में स्वायत्तता की बात की गई थी। हम इन बिंदुओं के बारे में बात करने से पूर्व देखते हैं 1935 के अधिनियम को किन रिपोर्टों ने, किन प्रस्तावों ने या किन तत्वों और मसविदों ने प्रभावित किया था। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है साइमन आयोग की रिपोर्ट। 1919 के अधिनियम में ये प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम के प्रभावों का पता लगाने के लिए 10 वर्ष बाद ब्रिटिश सरकार जो है एक आयोग की नियुक्ति करेगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि 1919 का अधिनियम सफल रहा या असफल। तो सरकार ने इसी संदर्भ में 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी और उस कमेटी ने भारत आकर के भारतीय प्रशासन की जांच की, जिसका व्यापक विरोध भी हुआ था। और इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस आयोजित करके उन्हें भारतीय संविधान के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करने की सिफारिश की थी और भारतीय प्रशासन में भारतीयों को और अधिक भाग देने की वकालत की। तो इस साइमन आयोग की रिपोर्ट ने भी 1935 के अधिनियम को प्रभावित किया। इसके बाद मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी समिति ने जो रिपोर्ट तैयार की थी कि भविष्य में भारत का संविधान किस प्रकार का होना चाहिए या भारत का शासन किस प्रकार चलाया जाना चाहिए, उसे नेहरू रिपोर्ट या सर्वदलीय रिपोर्ट भी कहा जाता है। इस रिपोर्ट के कुछ बिंदुओं को भी 1935 के अधिनियम में सम्मिलित किया गया था। भारत में भावी सुधारों पर विचार करने के लिए और कांग्रेस के आंदोलन से निपटने के लिए अंग्रेज सरकार ने लंदन में 1930, 1931 और 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए थे। इन गोलमेज सम्मेलनों में भविष्य में भारत की शासन व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए, भारत के विभिन्न वर्गों को किस प्रकार राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इन विषयों पर काफ़ी वाद विवाद हुआ था। इन वाद विवादों का असर भी 1935 के अधिनियम में देखने को मिलता है। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों के संबंध में एक श्वेत पत्र या निष्कर्ष जारी किया था, जिसने भी इस अधिनियम को प्रभावित किया। इसके बाद ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट और लोथिया रिपोर्ट, जिसमें चुनाव संबंधी प्रावधानों का विवरण था, इन्होंने भी 1935 के अधिनियम को प्रभावित किया। हम देखते हैं कि 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषताएं किस प्रकार थी। सर्वप्रथम इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इस संघ में ब्रिटिश भारतीय प्रांत और चीफ कमिश्नर यानी मुख्य आयुक्तों के प्रांतों का सम्मिलित होना अनिवार्य था। इसके साथ साथ ही भारत की देशी रियासतों का इसमें सम्मिलित होना वैकल्पिक था। लेकिन इस संघ के अस्तित्व में
आने के लिए एक शर्त जोड़ दी गई थी कि जब तक आधी जनसंख्या वाली देसी रियासतें या रियासती प्रतिनिधियों में न्यूनतम आधे प्रतिनिधि चुनने वाली रियासतें इस संघ में सम्मिलित नहीं होगी, तब तक यह संघ अस्तित्व में नहीं आएगा। इन देसी रियासतों ने अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होने में कोई रुचि नहीं दिखाई, फलस्वरूप यह संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय थे केंद्र सरकार के जिन्हें गवर्नर जनरल के विशेष उत्तरदायित्वों में सम्मिलित किया गया। इसके अलावा केंद्रीय विषयों को भी 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें रक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक मामले या जनजाति क्षेत्र से के जो मामले थे उनका जो प्रशासन है वो गवर्नर जनरल अपने 3 मनोनीत पार्षदों की सहायता से चलाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया। शेष विषयों जिन्हें कि हस्तांतरित या कम महत्व के विषय माना गया, उनका प्रशासन गवर्नर जनरल चुने हुए 10 मंत्रियों की सहायता से चलाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि केंद्रीय विषयों का 2 भागों में विभाजन ही द्वैध शासन कहलाता है। ये जो सुरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल के 3 प्रतिनिधि चलाते थे, ये केवल गवर्नर जनरल के प्रति ही उत्तरदायी थे, जबकि जेल, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि जो कम महत्व के मामले माने गए थे अंग्रेजी सरकार के द्वारा, ये मंत्रियों की सहायता से प्रशासित होने वाले विषय थे, जो कि संघीय सभा या केंद्रीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होने थे। इसके अलावा गवर्नर जनरल के कुछ विशेष उत्तरदायित्व भी माने गए, जिनमें गवर्नर जनरल अपनी इच्छानुसार शासन करता था, जैसे देश की शांति को भय होने वाले कोई मामले इत्यादि। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को 2 सदनों में बांटा गया। पहला सदन राज्य परिषद था और दूसरा सदन संघीय सभा। राज्य परिषद में 260 सदस्य होने थे, जो कि प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा चुने जाने थे। इन 260 सदस्यों में से 156 ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य थे, जो कि मतदाताओं द्वारा चुने जाएंगे। 104 सदस्य देसी रियासतों से चुने जाने थे, जिनका मनोनयन देसी राजाओं द्वारा किया जाना था। यह एक स्थायी सदन था। इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष बाद रिटायर हो जाते थे और उनकी जगह नए सदस्य चुने जाते थे। इस स्थायी सदन का जो चुनाव था वो प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होना था। इसके विपरीत जो संघीय सभा थी, उसका चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होना था। इसमें 375 सदस्य थे। 250 सदस्य प्रांतों से और 125 सदस्य रियासतों से आने वाले थे। इस सदन की अवधि 5 वर्ष थी। प्रांतों के सदस्य प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा और रियासतों के सदस्य राजाओं द्वारा मनोनीत होने वाले थे। यह वास्तव में इस अधिनियम की एक विचित्र व्यवस्था थी, जिसमें कि ऊपरी सदन का चुनाव सीधा मतदाताओं द्वारा किया जाने का प्रावधान किया गया और निम्न सदन संघीय सभा, जो कि अधिक महत्वपूर्ण था, उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से किए जाने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार राजाओं को राज्य परिषद में 40% और संघीय सभा या निम्न सदन में 33% सदस्य
मनोनीत करने का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार विषयों का बंटवारा भी किया गया, जिसमें केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची के विषयों में बांट दिया गया। केंद्रीय विषयों पर समस्त भारत के लिए कानून बना सकता था, प्रांतीय विषयों पर, और जो अवशिष्ट विषय रह गए थे, जो शेष विषय बच गए थे या नई नवीन परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाले थे, वो शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। इस अधिनियम की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो प्रांतीय स्वायत्तता थी। प्रांतीय शासन प्रांतीय गवर्नर को चुने हुए मंत्रियों की सहायता से चलाना था, लेकिन मंत्रिमंडल गवर्नर की इच्छा से ही अपने पद पर बना रह सकता था और इस प्रकार उसे गवर्नर तथा विधानसभा के प्रति दोहरा उत्तरदायित्व निभाना होता था। यानी प्रांतीय विधानमंडल जो थे, प्रांतीय विधानसभा के प्रति तो उत्तरदायी थे ही, वह प्रांतीय गवर्नर के प्रति भी उत्तरदायी थे। सिद्धांत में गवर्नर एक वैधानिक मुखिया के रूप में मंत्रियों के परामर्श से उसे कार्य करना था, लेकिन उसके कुछ विशेष उत्तरदायित्व थे, जिसके कारण मंत्रियों के अधिकार एक प्रकार से हम कहें सीमित हो गए थे। प्रांतीय विधानमंडलों का गठन भिन्न भिन्न मतदाता मंडलों द्वारा, जिन्हें विभिन्न जाति, धर्म और वर्गों में बांट दिया गया था, जैसे मुस्लिम, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन, भारतीय, ईसाई और सिख मतदाता मंडल। इसके अलावा 1932 के पूना समझौते के तहत अनुसूचित जातियों के लिए कुछ स्थान भी सुरक्षित किए गए थे, जहां अनुसूचित जाति के व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकते थे। कुछ प्रांतों में 2 सदनों की व्यवस्था थी। ऐसे प्रांत 6 थे। कुल ब्रिटिश प्रांत 11 थे। 11 प्रांतों में से 5 में एक सदनीय और 6 में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था थी। इन 6 द्विसदनीय व्यवस्था वाले प्रांतों में बम्बई, मद्रास, बंगाल, यूपी, बिहार और आसाम सम्मिलित थे। इस अधिनियम द्वारा एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया, जो कि 1937 ईस्वी में अस्तित्व में आया। इस अधिनियम में संशोधन का अधिकार केंद्रीय विधानमंडल को नहीं था, केवल ब्रिटिश संसद ही इस अधिनियम में संशोधन कर सकती थी। इसके अलावा प्रांतीय स्वायत्तता इस अधिनियम के तहत अप्रैल 1937 में अस्तित्व में आई। 1935 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव की परिषद समाप्त कर दी गई और इसके स्थान पर उसे सलाह देने के लिए कुछ परामर्शदाता नियुक्त किए गए थे। इस प्रकार 1935 के अधिनियम में केंद्र में वैध शासन स्थापित हुआ और प्रांतों में वैध शासन के स्थान पर स्वायत्तता की स्थापना की गई थी। कुछ प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई, तो 5 प्रांतों में एक सदनीय व्यवस्थापिका थी। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि 1935 के अधिनियम द्वारा संघ बनाने की योजना जो थी वो कार्य रूप में परिणत नहीं हुई। अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आया। केंद्रीय सरकार 1919 के अधिनियम की धाराओं के अनुसार ही चलती रही। फिर भी एक रिजर्व बैंक, जिसे हम संघीय बैंक कह सकते हैं, वो 1935 में, और एक संघीय न्यायालय 1937 में इस अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आया और अप्रैल 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता भी
अस्तित्व में आई। इस प्रकार हम 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताओं को कुछ बिंदुओं के तहत भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे पहला बिंदु हम ये बना सकते हैं कि 1935 के अधिनियम द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी, यद्यपि ये कभी अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें सम्मिलित होने में कोई रुचि नहीं दिखाई थी। दूसरा बिंदु, केंद्र में द्विध शासन की स्थापना की गई और केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, राज्य परिषद और संघीय सभा बनाई गई। राज्य परिषद का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और संघीय सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। तीसरा, इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई। और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु जो था कि इस अधिनियम से एक संघीय न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ और भारत सचिव की जो परिषद थी उसको समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार ये 1935 के अधिनियम के मुख्य विशेषताएं थी। धन्यवाद। निश्चित रूप से ही ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा ऐसी आशा करता हूँ।